Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with the mechanical properties of solids. So आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, आप सभी को पता है कि अगर मैं किसी बॉडी को, मतलब कैसी बॉडी, सॉलिड बॉडी, वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो सकती है, और इन टर्म्स ऑफ हम किसी भी एक ऐसी बॉडी को ले सकते हैं जो वैरिंग शेप की है और हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रेन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन, और यू कैन से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वो चेंज इन डायमेंशन है बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या है? तो चेंज इन डायमेंशन उसे कहते हैं जब मान लिया जाए ये आपके पास एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, और आपने जब इस पर फोर्स एक्ट करी तो फोर्स एक्ट करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो अगर ये डेल्टा एल मान लिया जाए इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और इन वॉल्यूम के टर्म्स में हम देखना चाहें, अगर ये इनिशियल वॉल्यूम वी है किसी बैलून का, तो अगर मैं इसकी गैस निकाल दूं तो बाद में इसका वॉल्यूम जो हो जाता है दैट इज डेल्टा वी डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो वी माइनस ऑफ डेल्टा वी जो बचा दैट इज कॉल्ड चेंज इन डायमेंशन। के बाद जो हमारे पास जो फिगर बनती है वो वी माइनस डेल्टा वी बनेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो रहा है वॉल्यूम के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में भी होता है। तो स्ट्रेन का अगर मैं आपसे पूछूं कि है ना इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को पता है कि अगर लेंथ से लेंथ कट हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन तो 1 बन जाएगी। तो अगर वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? m0 l0 t0 के टर्म्स में। ठीक है। अगर मैंने आपसे इसकी यूनिट पूछ ली तो बेटा ये यूनिट लेस है, इसकी यूनिट कुछ नहीं है। ठीक है। कैसे? कहता है कि अगर मान लिया जाए ये पूरी ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, बाद में डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, तो चेंज इन डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, ओरिजिनल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट से यूनिट सेंटीमीटर, तो दैट इक्वल्स टू 1/10। तो मैग्नीट्यूड है बट इसके पास हमने क्या देखा है कि इसकी यूनिट नहीं है, तो ये यूनिट लेस माना जाएगा। ठीक है। तो अगर ये पेज क्लियर होता है आपको तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन के कुछ टाइप्स हैं, तो वो जो टाइप्स है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं इसके बाद देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर 3 टाइप्स यहाँ पर नजर आते हैं। पहला जो यहाँ पर टाइप है हमारे पास फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो मैं बताना चाहूँ तो ये लेंथ के टर्म्स में होगा, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कह सकते हो, और यू कैन से चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स के बारे में बोलूं तो वॉल्यूमेट्रिक अगर स्ट्रेन देखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यू कैन से दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन द केस ऑफ शेयर स्ट्रेन हमारे पास ये थर्ड टाइप है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फर्स्ट था, वॉल्यूमेट्रिक सेकंड, एंड शेयर स्ट्रेन मैंने आपको शेयर शेयर स्ट्रेस बताया था जैसे स्टार्टिंग में, जिसमें हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये अगर मान लिया जाए एक बॉडी है जिसका फ्रंट व्यू दिखाया है मैंने आपको, और मैंने इस तरीके से फोर्स एक्ट करी है एफ, तो यहाँ पर ये किसी एंगल पर हो जाती है दैट इज थीटा। तो थीटा जो है ये शेयर स्ट्रेन है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो ये दो पैरेलल प्लेन है, इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है? डेल्टा एल। तो शेयर स्ट्रेन को मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स।
तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स जो है दैट इक्वल्स टू एल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रेन को जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे तो उनके टर्म्स में मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी एक ऐसी बॉडी है जो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद, तो दैट इज कौन सा इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। मतलब मैक्सिमम हमें क्या करना है, स्ट्रेस देनी है, और मैक्सिमम स्ट्रेस देने के बाद अगर बॉडी रीगेन कर लेती है तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ओके, तो कहता है कि जब मैक्सिमम स्ट्रेस जब देते हम किसी भी बॉडी पर, कहता है मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी कंप्लीटली रीगेन, कंप्लीटली रीगेन कर लेती है इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, size, or you can say size and shape after the removal of deforming force, okay, is called elastic limit। तो इलास्टिक लिमिट जो है वो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। अब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि है ना इलास्टिक लिमिट अगर मैं क्रॉस कर दूं, मतलब इलास्टिक लिमिट मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स में इतनी ज्यादा एक्ट कर दूं जो इलास्टिक लिमिट से भी ऊपर चली जाए, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो पर अगर मैं इस तरीके से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स दे देता हूं जो इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर देती है, तो बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी और एक नई शेप ले लेगी, ठीक है ना। तो वो जो परमानेंट सेट क्रिएट वर्ड हो जाता है, एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट, जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ेंगे। तो जो परमानेंट सेट बन जाएगा तो मतलब उसका डिफॉर्मेशन इस तरीके का हो जाएगा कि बॉडी दोबारा ओरिजिनल शेप में ना आके एक नई शेप ले लेगी, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म्स में। तो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, कहते हैं कि ना अगर मान लिया जाए इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भी लिख लीजिए, अगर मान लिया जाए एक डिफॉर्मिंग फोर्स है एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट द बॉडी एक्वायर अ परमानेंट सेट। तो ये परमानेंट सेट आपको वर्ड जो क्लियर होगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आएगा, ठीक है। और डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंड इज सेड टू बी ओवर स्ट्रेन। ओके, आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम जो था वो रॉबर्ट हुक्स था, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नेम भी याद होने चाहिए। तो रॉबर्ट हुक्स जो थे वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। कब से कब तक थे बेटा ये, 1635 टू 1703 एडी, ठीक है। तो उन्होंने कौन से सन में बनाया था, 1679, बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई है ये। तो उस टाइम उन्होंने एक लॉ बनाया दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उन्होंने ये बोला था कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है
द एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस्ड हो रही है किसी भी बॉडी में, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू लोड अप्लाइड। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? लोड अप्लाइड के। तो अगर आप ये चीज याद रखते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। ओके, बट एक और साइंटिस्ट थे जो थॉमस यंग्स के नाम से थे, उन्होंने हुक्स लॉ की स्टडी के बारे में जाना। ठीक है, उन्होंने एक मॉडिफाइड हुक्स लॉ बना दिया। अब ये जो मॉडिफाइड हुक्स लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि है ना, हमें इलास्टिक लिमिट में रहना है। और इजी बना दिया मॉडिफाइड हुक्स लॉ। मॉडिफाइड फॉर्म है ये हुक्स लॉ की। वैसे तो रियलिटी में क्या है, एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड है। अगर मैं एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मान लिया जाए मेरे पास ये एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है और आपने यहाँ पर हुक लगा रखा है। अगर मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अब मैं इसके हुक से मैं यहाँ पर एक लोड अप्लाइड करता हूँ जिसका मास है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अगर ये लोड है तो लोड यहाँ पर बताएगा स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती है। तो वो जो हल्की सी एक्सटेंशन हो रही है वो किसको बता रही है? दैट इज चेंज इन लेंथ, है ना? तो और यू कैन से इंक्रीज इन लेंथ। तो ये जो एक्सटेंशन है वो बेसिकली क्या है? स्ट्रेन का पार्ट है। इसी को अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हुक्स लॉ को, तो आप लिख सकते हैं कि जो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट में रहते हुए ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो अगर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है बेटा? स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस के बाद ये डायरेक्टली के साइन हटाता हूं तो बेटा यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट माना गया वो किसके बराबर माना गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये जो कांस्टेंट कहलाएगा, कहेंगे हम इसे, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप कि ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है और ये जो हुक्स लॉ है दोनों आपको क्लियर होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।